दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद। इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद। लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक का नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 5 का आखिरी टॉपिक है। आइए इसे समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि शेल्स में, सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, किस तरतीब से इलेक्ट्रॉन अरेंज पाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको 4 रूल्स पढ़ाऊंगा जनरल। पहला रूल है, यानी जो हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इन द स्कीम ऑफ दीज रूल्स करेंगे। पहला रूल है, एक सिंपल रूल है कि ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑर्बिटल होगा ना, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, उससे ज़्यादा जगह ही नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल s एक ऑर्बिटल है, px एक ऑर्बिटल है, py भी ऑर्बिटल है, pz भी ऑर्बिटल है, dxy ऑर्बिटल है, dyz ऑर्बिटल है, dzx ऑर्बिटल है, dx स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है और dz स्क्वायर ऑर्बिटल है। ये तमाम ऑर्बिटल्स हैं और इनमें मैक्सिमम 2-2 इलेक्ट्रॉन की जगह है। ये 4 पाइयाँ हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। पहला रूल पढ़ा दिया। दूसरा रूल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। शेल्स में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं वो इस रूल से हमें पता चलेगा। आप जानते हैं ना कि n इज इक्वल टू 1 हो तो k शेल होता है, n इज इक्वल टू 2 हो तो l शेल होता है, n इज इक्वल टू 3 हो तो m शेल होता है, n इज इक्वल टू 4 हो तो n शेल होता है। अब इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट होंगे? इस फार्मूले से। ये हम आपको पहले भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ा चुके हैं। आप लगाएं 2 इंटू एन की पावर 2, n की वैल्यू क्या है 1, 2 इंटू एन की पावर 2, n की वैल्यू 2, 2 इंटू 3 की वैल्यू 2, 2 इंटू 4 की पावर 2। तो अब आप इस फार्मूले को सॉल्व करें तो इधर आता है 2 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या आता है 2 के बाद जनाबे वाला 8 इलेक्ट्रॉन, और इधर आता है 18 इलेक्ट्रॉन, और इधर आता है 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस फार्मूले से हेल्प में आएंगे? 2 इंटू 2l की l, 2 इंटू 2l प्लस 1। आप जानते हैं अगर l इज इक्वल टू 0 है तो s सब शेल है, l इज इक्वल टू 1 है तो p सब शेल है, l इज इक्वल टू 2 है तो d सब शेल है, l इज इक्वल टू 3 है तो f सब शेल है। अब इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें ये फार्मूला लगाना होगा 2 इंटू 2, l की जगह छोड़ दें प्लस 1, 2 इंटू 2, l की जगह छोड़ दें प्लस 1, 2 इंटू 2, l की जगह छोड़ दें प्लस 1, 2 इंटू 2, l की जगह छोड़ दें प्लस 1, l की जगह जो छोड़ी है उधर l की वैल्यू 0, p के लिए 1, l के लिए 2, d के लिए 2, 3, f के लिए। सॉल्व करें, आंसर आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, आंसर आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, आंसर आई एम रियली सॉरी, आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, आंसर आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, आंसर आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, आंसर आएगा 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं, एफ में 14 आ सकते हैं। अगर मैं आपको इधर समझाना चाहूँ तो के एल एम एन याद है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? तो के में सिर्फ एक एस होता है, एल में एक एस होता है, एक पी होता है, एम में एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एन में एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और एक एफ होता है। अगर हम इनकी स्पेसिफिकेशन करना चाहें तो के पहला शेल है, उसके कमरे का नाम 1s, एल में 2s और 2p हैं,
M में 3s और 3p और 3d हैं, N में 4s 4p 4d 4f होते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये शेल के अंदर सब शेल होते हैं। पहले शेल में एक सब शेल है, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 3 हैं, चौथे में 4 हैं। अब ज़रा देखना, K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, M में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, N में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। अब K में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो दोनों कहाँ रहेंगे, S के अंदर रहेंगे। यानी K एक घर है, घर में एक कमरा है 1s2, उसके अंदर 2 बंदे, 8 लोग इधर हैं, 2 इधर 6 इधर, 18 हैं, 2 इधर 6 इधर 10 इधर, 32 हैं, 2 इधर 6 इधर 10 इधर 14 इधर। समझ आ गई। यानी कि मैक्सिमम S में 2, P में 6, D में 10, F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चौथा रूल है N+L रूल, या इसका नाम है विस्वस रूल। ठीक है, विस्वेसर भी इसको पढ़ते हैं, विस्वेसर्स रूल, ये साइंटिस्ट के नाम पे है। ये रूल हमें बताता है कि सब शेल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू N+L रूल। सब शेल्स को अरेंज किया जाएगा N+L रूल के मुताबिक। ये N+L रूल क्या है, आइए समझते हैं। इधर हम लिखेंगे आर्बिटल्स लिखें, आप सब शेल लिखें जो भी। पहला होता है S, जिसे हम 1s कहते हैं, ये वाला। ठीक है, फिर होता है 2s, ये हो गया, फिर होता है 2p, फिर होता है 3s, फिर होता है 3p, फिर होता है 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप रटा नहीं मार सकते तो तरीका समझ लें। 1s लिखने के बाद फिर 2s, यानी कि पहला ऑर्बिट सब शेल है 1, फिर 2 सब शेल हैं, फिर 3 सब शेल हैं, फिर 4 सब शेल हैं। ठीक है, अब ये 1 1 2 1 2 ये क्या है, ये n की वैल्यू है। n की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, इसके लिए 3, ये भी 3, ये भी 3, ये सारी 4 4 4 4, ये 5। ठीक है, अब L की वैल्यूज इधर लिखनी है हमने। S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, S के लिए 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, S के लिए फिर 0। ठीक है, अब आप इनको ऐड कर दें, यानी N+L, N+1 नहीं है ये, N+L ऐड करें, इधर जो आंसर आएगा उसे हम लिखेंगे। n की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 0 है। 1 + 0 = 1। इधर 2 + 0 = 2, 2 + 1 = 2 + 1 = 3। उसके बाद 3 + 0 = 3, 3 + 1 = 4, 3 + 2 = 5, 4 + 0 = 4, 4 + 1 = 5, 4 + 2 = 6, 4 + 3 = 2 = 7, 5 + 0 = 5। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हैं। ये जो वैल्यूज़ आई हुई हैं ना, ये वाली, इन्हें कहते हैं N+L के सम की वैल्यूज़। इन्हीं वैल्यूज़ के मुताबिक आप अरेंज करेंगे सब शेल को। कैसे, जिस सब शेल के लिए या ऑर्बिटल के लिए N+L के जवाब की वैल्यू छोटी होगी उसे आप पहले लिखेंगे। 1s के लिए पहली वैल्यू छोटी 1 है, तो पहले आप लिखेंगे 1s, उसके बाद आप लिखेंगे उससे बड़ी वैल्यू, N+L की बड़ी वैल्यू, दूसरी वैल्यू है 2, और 2 वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 वैल्यू 2s के लिए है, तो फिर आप लिखेंगे 2s। उसके बाद जनाब आप देखें, आपके पास 3 वैल्यू वाले 2 आ गए। 2p की भी 3 वैल्यू है, 3s की भी 3 वैल्यू है। अब 2 ऑर्बिटल या सब शेल ऐसे हैं 2p और 3s जिनके लिए N+L की वैल्यू सेम है। हमने वो लिखना होता है जिसके लिए N+L की वैल्यू छोटी होती है, मगर इन दोनों की तो N+L की वैल्यू सेम है। तो आप क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे कि 2p और 3s में जिस सब शेल के लिए n की वैल्यू कम है, छोटी है, उसको आप लिखेंगे। 2p के लिए n की वैल्यू है 2,
3s के लिए n की वैल्यू है 3, तो पहले फिर किसको लिखोगे 2p को, 2p को लिखोगे, फिर कामा, उसके बाद रोला ख़त्म करो इसी दूसरे 3 नंबर का, यानी कि 3s को लिखो और फिर जो है ना जनाब अब आगे आ जाए। अब चौथा नंबर चलेगा 4 और 4, 4 वाले 2 हैं, 4 वाला एक है 3p और 4 वाला एक है 4s, दोनों की वैल्यू सेम है n+l वाली 4 4। अब इन 3p और 4s में से वो वाला पहले लिखेंगे जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी। 3p की n की वैल्यू 3 है, 4s की n की वैल्यू 4 है, तो 3p पहले आएगा फिर 4s आएगा, 3p फिर इस तरह 4s। अब आप 5 पे चलें, ठीक है। अब आप अगर 5 पे चलते हैं तो 5 4p 5 और 5s 5, ये दो वैल्यू 5 की हैं, तो 5 के लिए अब 4p का 4 है और 5s का n का वैल्यू 5 है, तो 4p पहले लिखा जाएगा 4p। एक मिनट मैंने कहीं पे गलती की है मुझे लगता है, हाँ मैंने गलती की है, ये मैं इस 5 को भूल गया हूँ, ये वाला 5, ये वाला 5, फिर ये वाला 5 है। पहले इन दो 5 को देखो, ये भी 5 है, ये भी 5 वैल्यू है, 3d 5 वैल्यू, 4p 5 वैल्यू, 3d और 4p में 3d के n की वैल्यू 3 है, 4p के n की वैल्यू 4 है, तो पहले 3d आएगा फिर 4p आएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे 3d, सॉरी ये मार्कर काम करना छोड़ गया, इसको इंक पिलाएंगे, 3d और फिर उसके बाद 4p एंड सो ऑन। इस तरह से ये अरेंजमेंट ऑफ सब शेल है, ये अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, मतलब यानी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। सबसे कम एनर्जी 1s की, उससे ज़्यादा 2s, उससे ज़्यादा 2p, उससे ज़्यादा 3s, उससे ज़्यादा 3p, उससे 4s, फिर 3d। तो ये n+l रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, हमने सब शेल्स को अरेंज कर दिया, तरतीब दे दिया। ओके, नेक्स्ट है रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल एंड ऑर्बिटल। ये जो मैंने अब तक आपको 4 रूल्स पढ़ाए, इनमें पहले 3 रूल्स में तो ये था कि ऑर्बिटल में, सब शेल में और शेल में मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जगह है, और ये वाला रूल था कि आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो किस तरह से सब शेल्स को अरेंज करेंगे। अब हम देखेंगे कि ऑर्बिटल या सब शेल के अंदर या शेल्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को रिजाइड कराया जाता है, डाला जाता है, अरेंज किया जाता है। वो 3 रूल्स हैं। नंबर 1 है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, नंबर 2 है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और नंबर 3 है हुन्स रूल। तो आइए इन तीनों को पढ़ते हैं, फिर एक छोटा सा क्लिप जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरतीब और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का शॉर्टकट तरीका बताएंगे। उसकी मैं अलग से भी वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो आपको अब हम पढ़ा रहे हैं कौन से ऑफ बाउ, पॉली, और आखिरी क्या है, हुन्स रूल। ठीक है, मेरा आज का 5वां चैप्टर वादे के मुताबिक ख़त्म हो जाएगा। मेरी एक स्टूडेंट हैं निदा, पता नहीं वो कहाँ की हैं, कहाँ पढ़ती हैं, उन्होंने मुझे स्पेशल कहा था सर जी, यूट्यूब पे ही कहा था कि आप मेरे लिए या हमारे लिए लेक्चर्स अपलोड कर दें। तो मैंने ख़ुसूसन उसके लिए नहीं किए, मैंने तो सब स्टूडेंट्स के लिए किए, मगर मोटिवेशन मुझे उसी बच्ची से मिली है ना, जाहिर है, जिसने मुझे कहा कि सर हमें चैप्टर नंबर 5 की वीडियोस अपलोड करके दे, तो मैंने कर दी। अब मैं चैप्टर 6 भी करूँगा और ऐसे इंशाल्लाह चलते रहेंगे। हम 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 पूरी बुक ख़त्म करेंगे फर्स्ट ईयर की। जब फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगी फिर मैं सेकेंड ईयर अपलोड करूँगा। अच्छा, अब सेकेंड ईयर इस तरह टाइम नहीं होता इतना। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं नंबर 1 पे ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ओके, हाँ, तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड बाय इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल। इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के मुताबिक फील किया जाएगा, मतलब पहले आएँ पहले पाएँ, यानी सबसे कम एनर्जी इसकी है तो पहले इसको फील कर लें, फिर जब ये फील हो जाए तो फिर इसको फील करें, ये जब फील हो जाए तो फिर इसको फील करें, ये जब फील हो जाए तो फिर इसको।
इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी के मुताबिक आपने फील करना है। मिसाल के तौर पर एक होटल खुलता है तो उसमें जब पहले पहले कोई बंदा रूम लेने आता है तो उसको फर्स्ट फ्लोर पे कमरे दिए जाते हैं। जब फर्स्ट फ्लोर फिल हो जाता है फिर हाई एनर्जी फ्लोर सेकंड पे, यानी ग्राउंड से फिर फर्स्ट पे, फिर फर्स्ट से फिर सेकंड पे, सेकंड से फिर थर्ड फ्लोर पे, इस तरह से टॉप ऑफ द लिस्ट फिल किया जाता है। तो यही बात करता है हाव भाव कि पहले कम एनर्जी वाले फील कर लो, जब वो मुकम्मल हो जाए तो फिर ज़्यादा एनर्जी वाले फील करो। दूसरा जो रूल है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझते हैं। ये उसने लिखा हुआ है अपना प्रिंसिपल। मैं इसको सादा कहाँ समझाऊंगा, इधर समझाऊंगा। फ़र्ज़ करें मेरे पास ना ये 1s है। 1s एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हैं इकट्ठे मौजूद हैं, एक ऑर्बिटल में है। ये 1s किस शेल का होता है? ये k शेल का 1s है, ठीक है। और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो मैं इसके लिए ना इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखता हूँ। क्या होगी? 1 दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि k शेल के हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं दोनों के लिए ना एज़म्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखता हूँ। क्या होगी? 0, क्योंकि दोनों 1s में हैं और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। मैं दोनों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखता हूँ, वो क्या होगी? वो भी 0 होगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन s के अंदर हैं और s के लिए m की वैल्यू क्या होती है? 0। और मैं दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर लिखूंगा तो वो सेम नहीं होगी। एक होगी +1/2 और एक होगी -1/2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और ये एक ही ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए पहले 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू 1 है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए l की वैल्यू 0 है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए m की वैल्यू 0 है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़म्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक जैसे हैं, मगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -½ है। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये बात नामुमकिन है। कौन सी बात नामुमकिन है? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये बात नामुमकिन है जो रह रहे हों सेम ऑर्बिटल में। 2 इलेक्ट्रॉन जो सेम ऑर्बिटल में रह रहे हों उनके लिए ये बात नामुमकिन है। कौन सी बात नामुमकिन है? ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉन एटम। दोबारा सुन लें, एक एटम है उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, पॉली इलेक्ट्रॉन एटम है, और वो उस एटम के एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इकट्ठे हों तो उनके लिए ये बात इम्पॉसिबल है टू हैव सेम वैल्यूज़ ऑफ 4 क्वांटम नंबर। 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, पॉली इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉन हैं, यानी एक ऐसा एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हों, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ सेम नहीं होती। ये सेम होती हैं मगर आखिरी क्वांटम नंबर की सेम नहीं होती, क्योंकि एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इस बात को कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन है मगर मैंने टेक्निकल समझाई है। ये आसान है। दूसरी डेफिनेशन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन सेम ऑर्बिटल हैं, तो वो मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हैं तो एक को स्पिन रखनी पड़ेगी क्लॉकवाइज, दूसरे को स्पिन रखनी पड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ, अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन हैं, अलग अलग एक एक, तो वो सेम स्पिन से रह सकते हैं। ये अगले रूल में पढ़ेंगे। हुंस रूल क्या है? वो कहता है इफ़ डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, अगर डीजनरेट ऑर्बिटल मौजूद हों तो इलेक्ट्रॉन्स विल प्लेस सेपरेटली विद सेम स्पिन रादर देन टुगेदर विद अपोजिट स्पिन। ये समझिए। देखो, ये मैं आपके सामने लिखता हूँ कि ये जो है ना 1s है, ये 2s है, फिर 2p है। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s 2s 2p। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। कितने हो गए बच्चे? इलेक्ट्रॉन हो गए ये 6 पूरे। मगर मैं ना इसके ऑर्बिटल लिखता हूँ 2px 2py 2pz। ये डीजनरेट ऑर्बिटल है, हैविंग सेम एनर्जी। पिछले आर्टिकल में पढ़ा चुका हूँ।
अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, अब बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। उनको अगर सेम स्पिन से, अगर अपोजिट स्पिन से रखोगे ना तो इस तरह इकट्ठे पाए जाएंगे। मगर हुंस कहता है कि अगर डीजनरेट ऑर्बिटल हैं तो इनको अपोजिट स्पिन से इकट्ठे रखने की बजाय सेम स्पिन से अलग अलग रखो। मतलब अगर 4 पाइयाँ 3 हैं और मेहमान 2 हैं तो दोनों को एक ही 4 पाई पे बिठाने का क्या मकसद है? उनको अलग अलग बिठाओ, इजीली बैठे, वो एक दूसरे को धक्के मक्के ना मारें। 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा विद सेम स्पिन। यानी अगर डीजनरेट ऑर्बिटल हैं तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन रहेंगे सेम स्पिन के साथ। अगर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे रहेंगे तो वो अपोजिट स्पिन से रहेंगे, मगर अलग अलग रखना है। क्यों? जब खाली जगह है पड़ी तो आप इकट्ठे ना रखें, ये हुंस कहता है। इसके अलावा भी एक बात हुंस करता है, वो मैं लिख देता हूँ। इसके अलावा जो हुंस कहता है ना, हुंस कहता है जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है ना, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और इससे कम स्टेबल होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और इससे कम स्टेबल क्या होता है? पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। ये मैं आपको समझाता भी हूँ कि पार्शली फिल्ड, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड से क्या मुराद है। ठीक हो गया? तो ये थे हमारे रूल्स जिनके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। अब ना मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे, हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो चलो डेफिनेशंस आएंगी, आफ्बाउ की आएगी डेफिनेशन, पॉली एक्सक्लूजन की डेफिनेशन आएगी, हुंस रूल की डेफिनेशन आएगी, N+L रूल की डेफिनेशन आएगी, ये तो सारा आप लिख सकते हैं। मगर इस तरह से भी हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा, जिस तरह से मैं आपके सामने लिखता हूँ। कैसे क्वेश्चन आएगा? हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। फिर इस तरह हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। ठीक है, आगे भी आप लिख सकते हैं। कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जर्मेनियम, गैलियम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। अच्छा, अब इसको याद कैसे करना है? बड़ा आसान तरीका है। हाय आय हाय 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 लैला, लैला या लिली तो नाम नहीं होता किसी का, लैला ज़रूर होता है। तो मैं तो ऐसे याद करता हूँ। हाय लैला, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ओके, ना मांगो अली से पेप्सी कोला और कल को कैंसर होने का ख़तरा है। अस्तग़फ़ार। अब अगली बात सुनिएगा, ये मैं कैसे याद करता हूँ, ये देखो। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फ्री कोई नहीं कज़न, मेरी कज़न कोई फ्री नहीं है, सबकी शादियाँ हो गई हैं, सुनो तुम मुझसे विवाह कर लो। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, ये हो गया। अच्छा, ये तो एटॉमिक नंबर को ना याद करने का तरीका था। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस अंदाज से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का बड़ा आसान और सादा तरीका क्या है वो इधर लिखते हैं। देखिए, ये भी मैंने काट दिया, दोबारा लिख लूँगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे उसके लिए मैं 3 बातें बच्चे याद करवाता होता हूँ आपको। पहली बात, ये मैंने खुद से तरीका बनाया हुआ है। पहली बात है, आप करेंगे अरेंजमेंट ऑफ सब शेल। पहले आप सब शेल्स को अरेंज करेंगे। नंबर 2, फिर आप उनकी नंबरिंग करेंगे, सब शेल्स की नंबरिंग करेंगे। और फिर तीसरे नंबर पे आप करेंगे फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे। तो अरेंजमेंट
ऑफ सब शेल, नंबरिंग और फिर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं अरेंजमेंट ऑफ सब शेल। अरेंजमेंट ऑफ सब शेल कैसे होती है? अकॉर्डिंग टू n+l रूल। n+l रूल के जरिए अरेंजमेंट करनी है। अब सर जी n+l रूल किसको याद रहता है, या इतना टाइम किसके पास है कि वो पूरी टेबल बनाए, n+l रूल लिखे, फिर वैल्यूज ढूंढे, कौन पहले है कौन बाद में है, किसका n छोटा है किसका n बड़ा है। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए हमने एक फार्मूला इजाद किया है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। सर क्या है ये? देखो हर चीज़ को 2 दफ़ा लिखना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। हर चीज़ को 2 दफ़ा लिखना है। आप 1 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ये तैयार हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ आता तो स्कूल स्कूल के बाद अलावा से आप यूँ याद करें, समोसा समोसा पकौड़ा समोसा पकौड़ा समोसा दाल पकौड़ा समोसा दाल पकौड़ा समोसा फ्राई अंडा दाल पकौड़ा समोसा। यूँ नहीं याद करते, यूँ करें, सालन सालन पराठा सालन दही पराठा सालन फिश दही पराठा सालन। यूँ नहीं याद करते, यूँ याद करें, सीखो सीखो पकड़ना सीखो 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 पकड़ना सीखो डड्डू पकड़ना सीखो फिर डड्डू पकड़ना सीखो। अच्छा एक और भी है, खैर तो ये आप स्कूल वाला ज़्यादा बेहतर है, वो भूलता नहीं है, तरतीब है एक। अच्छा अरेंजमेंट हो गई। अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू मैंने n+l रूल अरेंज कर दिया, आपकी जान छुड़वा दी मैंने n+l रूल से। अब आप इसकी नंबरिंग करें। सर नंबरिंग कैसे होती है? नंबरिंग पहला जो ऐसा ना ज़ाहिर है वो 1s होता है, 1s के बाद फिर s है तो वो 2s होगा। अब p आ गया, देखो p पहला p है, इससे पहले कोई p नहीं है, तो पहला p किस शेल में होता है? दूसरे शेल में होता है। पहले शेल में तो p है ही नहीं ना, तो दूसरे शेल में पहला p होता है, इसलिए जब p को शुरू करेंगे तो 2 नंबर से शुरू करेंगे, 2 नंबर p। उसके बाद s है, ये 2s है, 3s, फिर p आ गया है, ये 2p है, फिर 3p। अच्छा फिर 3s है, फिर s आ गया तो 4s, ये d आ गया। अब देखिए इससे पहले d नहीं था, पहला d कहाँ पर होता है? तीसरे शेल में होता है, तो d जब स्टार्ट होगा तो नंबर 3 से स्टार्ट होगा। अब आगे वालों को पीछे वालों से मैनेज करके लिखते जाएं। p आ गया, पीछे वाला p 3p था, ये 4p। s आ गया, पीछे वाला s 4s है, ये 5s। d आ गया, पीछे वाला d 3d है, ये 4d। इस तरह p आ गया, ये पीछे वाला 4p है, ये 5p, ये 5s है, ये 6s। अब f आ गया। अब f जब शुरू होता है तो चौथे नंबर से शुरू होता है, इससे पहले कोई f नहीं था, आप चौथे नंबर से f को शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चौथे शेल में होता है। बाकी तो आसान है, 5 6 7, इसी तरह 5 6 7 8। तो ये आपके सामने नंबरिंग भी हो गई। ये पूरा हो गया कौन सा रूल? n+l रूल। अब हमने फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी है। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप अपने जहन में सारे रूल्स रखेंगे, सारे, उनसे हम फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपके सामने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं कि क्या तरीका है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। तो पहले आप ना इधर इक्वल का साइन लगाएं आप पहले, ठीक है, फिर उसके बाद आप ना आगे लिखें स्कूल। बस एक इलेक्ट्रॉन है ना 1s होगा पहला, और ये इसी में ही आएगा। फिर आप लिखें स्कूल, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s होता है ये। फिर स्कूल पब्लिक, ठीक है, 1s फिर 2s फिर 2p, इसी तरतीब से जो मैंने आपको सिखाई है। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 1 इसमें, तो ये नहीं आएगा। ओके, उसके बाद बेरिलियम है स्कूल 1s 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इसमें, 4 पूरे। बोरान स्कूल पब्लिक 1s 2s 2p, तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 1 इधर। इसी तरह कार्बन स्कूल पब्लिक 1 2 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पूरे हो गए। आइए नियॉन की करते हैं। नियॉन की स्कूल पब्लिक स्कूल 1s 2s 2p 3s, 2 2 6 नियॉन पूरे हो गए। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 10 इलेक्ट्रॉन। आइए सिलिकॉन की करते हैं। 14 एटॉमिक नंबर है। स्कूल पब्लिक स्कूल 1s 2s 2p 3s, कोमा 14 में से 2 ये 6, 10 हो गए। 10 और 2 कितने हो गए?
12 आगे भी लिखेंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक आएगा 3p वाला। ओके, तो 2 4 6 8 सॉरी 2 4 6 10 और 2 12 और 2 14। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? सिलिकॉन की। अब ज़रा ना हम कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। कैल्शियम की 20 हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, 20 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 2 इसमें 6 इसमें 2 इसमें 6 इसमें 2 इसमें, हो गए पूरे 20। 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20। क्लियर है ना? हाँ जी क्लियर है सर। ज़रा ना विनेडियम की कार के देखते हैं। विनेडियम की V23 इज इक्वल टू स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक और 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। तो अब आप देखें 23 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 2 इसमें 6 इसमें 2 इसमें 6 इसमें 2 इसमें, कितने हो गए? 20। 10 और 10 20, बाकी कितने बचे हैं? 3, वो 3d में डाल दें। इज इट क्लियर? ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विनेडियम की। अब 2 ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आपको स्पेशल समझाता हूं, एक क्रोमियम है और एक ना कॉपर है। आइए पहले क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझते हैं। Cu24 एटॉमिक नंबर, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, 2 दफ़ा हर चीज़ को, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो अब आप देखें इसमें 24 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 2 इसमें 6 इसमें 2 इसमें 6 इसमें 2 इसमें और 4 इसके अंदर। ठीक हो गया। इसी तरह हम अगर करते हैं किसकी क्या नाम है, कॉपर की तो कैसे होगी? Cu29 इज इक्वल टू स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन, इधर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d, नो 3d 4d नहीं। ओके, तो 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29 29 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह से। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि हुंड्स रूल आपको मैंने इधर लिखा था कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है ऑर्बिटल वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, उससे कम स्टेबल होता है पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। सर इसका मतलब समझाएं हमें। देखो मेरी बात सुनो, अब S है ना, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड है। अगर 1 लगा दूं तो हाफ फिल्ड है। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कंप्लीटली फिल्ड है। 3 लगा दूं तो हाफ फिल्ड है। D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कंप्लीटली फिल्ड है। 5 लगा दूं तो हाफ फिल्ड है। F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7 लगा दूं तो हाफ फिल्ड है, 14 लगाऊं तो कंप्लीटली फिल्ड है। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड के अलावा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा पार्शली फिल्ड। मिसाल के तौर पर P में मैक्सिमम 6 हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड है, 3 हाफ हैं, हाफ फिल्ड है, 1 है पार्शली फिल्ड है, 2 है पार्शली फिल्ड है, 4 है पार्शली फिल्ड है, 5 इलेक्ट्रॉन है पार्शली फिल्ड है। ठीक हो गया। अब देखेंगे कि 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 4s कंप्लीटली फिल्ड है और आखिरी जो सबशेल है वो पार्शली फिल्ड है। 3D कहता है 4s को तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। वो कहता है क्यों? कहता है देखो, अगर तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन अपना मुझे दे देते हो तो तुम हाफ फिल्ड हो जाओगे, मैं भी हाफ फिल्ड हो जाऊंगा, हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि तुम कंप्लीटली हो, मैं पार्शली में गया हुआ हूं। तुम कंप्लीटली फिल्ड हो, मैं पार्शली फिल्ड हूँ, ये कहानी सही नहीं बन रही। हम दोनों को स्टेबल होना पड़ेगा, हम दोनों, क्योंकि हाफ फिल्ड पार्शली से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा। 4s से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में चला जाएगा। इसी तरह कॉपर में भी यही होता है, सॉरी ये क्रोमियम है। इस तरह कॉपर में भी यही होता है कि इसमें 4s ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये 3D 9 है, ये पार्शली फिल्ड है। ये तो स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। आखिरी सबशेल स्टेबल होने के लिए इस 4s से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीटली फिल्ड होकर स्टेबल हो गया, ये हाफ फिल्ड होकर स्टेबल हो गया, पार्शली ख़त्म हो गए। ठीक है। आज के लेक्चर की और चैप्टर नंबर 5 की आखिरी बात क्या है, बल्कि 2 बातें मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये बताऊँगा मैं आपको कि अब विनेडियम है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह तो हमने लिखी हुई है। एक और भी तरीका है, और तरीका क्या है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इस जगह पे, 2 4 6 10 12 और 6 18। पूरे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काट दें, इसकी बजाय आप यूँ लिख दें विनेडियम इज इक्वल टू आर्गॉन और उसके स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें।
आर्गान क्या होता है? जिसके 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी 18 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन लिखने की बजाय आप स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आर्गान लिख दें तो इसका मतलब होता है कि आपने 18 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन कर ली है। आगे जो बचती है उसे लिख दें, यानी आप आगे लिखें 4s2 और 3d3, ठीक है। अच्छा, ये जंपिंग जो हुई है ना, ये सिर्फ कॉपर और क्रोमियम में होगी आपके लेवल पर, और किसी में नहीं होती। अच्छा, ये इस तरह से। इसी तरह अगर मैं इसकी सिलिकॉन की कन्फिग्रेशन करना चाहूँ तो ये देखो, ये नोबल गैस के अकॉर्डिंग ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आप क्या लिखेंगे? नियॉन लिखेंगे। नियॉन, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे 3s2, फिर आगे 3p2। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ये जो मैंने तरीका बताया। मगर ये भूल जाता है, मुझे भी भूल जाता है। ये तरीका सही है स्कूल पब्लिक स्कूल वगैरह। और आखिरी बात कौन सी है? ये जो आखिर में डी आया हुआ है ना, ये डी सब शेल है। अगर मैं इसके ऑर्बिटल लिखूं तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 3dxy, फिर लिखूंगा 3dy z, फिर लिखूंगा 3dxz, फिर लिखूंगा या zx, फिर लिखूंगा 3dx² माइनस y², फिर लिखूंगा 3dz²। ठीक है, अब ये मैंने खोल दिए हैं ऑर्बिटल। इस तरह आप p ऑर्बिटल्स को भी खोल सकते हैं, हाँ, px py pz। और अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे ना डी सब शेल में। अब हुंड्स रूल को फॉलो करो। अब 5 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, एक एक में सारे डाल दो, एक एक ऑर्बिटल में, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर विद सेम स्पिन। इधर भी आप ऐसे कर सकते हैं, इस जगह पे भी डबल डबल इलेक्ट्रॉन। तो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पढ़ते रहिए, प्यार करते रहिए अपनी हेल्थ से, अपनी किताबों से, अपने वालिदैन से और अच्छे कामों से। तो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 को वादे के मुताबिक मुकम्मल कर चुके हैं। अब आगे हम चैप्टर नंबर 6 की ऑनवर्ड वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।